आईपीएस ऑफिसर बनना या फिर कहें कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। एक तरह से कहें कि तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है, युवाओं का सपना होता है, लेकिन वो पास नहीं कर पाते हैं, आ नहीं पाते हैं। कितनी मेहनत लगती है, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे काफ़ी मेहनत लगती है। मतलब मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो मेरे पास सिर्फ 6 ही महीने बचे थे। तो उसमें मैंने बहुत मेरे को जहाँ तक मेरे को याद है उसमें 16 घंटे तो लगभग पड़ता ही था, इससे ज़्यादा भी पड़ता था कहीं। आप इस समय जिस डिस्ट्रिक्ट में सर्व कर रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिस्ट्रिक्ट है कि काफ़ी सारे सेंसिटिव एरियाज में आते हैं। कुछ समय पहले साल 2020 में दंगे हुए थे, राइट्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, काफ़ी ज़्यादा हाइप हुआ और उस समय डीसीपी जो शाहजहां यहाँ पे होते थे वो बुरी तरह से सीरियसली इंजर्ड हुए थे। आपको क्या लगा जब आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई? कुछ चैलेंजेस आपके मन में थे कि हाँ ये सब हो सकता है, ऐसा कुछ इसके लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लानिंग थी आपके मन में? देखिए, पुलिस वाले को हमेशा ही चैलेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ता है और रहना चाहिए भी। नमस्कार, राजनीति.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नरेश। आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर रोहित कुमार मीणा, जो कि इस समय डीसीपी शाहदरा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका राजनीति.com में। सर, आप थोड़ा सा बताएं किस तरीके से आप आईपीएस बने, कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुंचने में? हाँ, मैं वैसे आईआईटी से पढ़ा हूँ। मैं 2009 में आईआईटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि मेरे फादर भी सिविल सर्वेंट से रिटायर हुए थे, तो मेरा भी मन किया। पहले मैंने सॉफ्टवेयर की जॉब की बेंगलोर में। फिर मेरे को लगा कि मेरे को भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए और एक पब्लिक के लिए एज अ सर्विस, फादर से इंस्पायर होके मैं इसमें तैयारी में जुटा। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में हो गया था और इसी साल सेकंड अटैम्प्ट में मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और सब्जेक्ट भी अलग थे, क्योंकि उन दिनों सी सेट का स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सी सेट नहीं था, सेकंड में था, तो डायनेमिज्म था। काफ़ी मेहनत करने के बाद फिर यहाँ पहुँचे। सर, आईपीएस ही क्यों चुना आपने? क्या आप कुछ और भी चुन सकते थे अगर आप चाहते तो? आईपीएस एक बहुत ही डायनेमिक सर्विस है, तो आईपीएस मेरी वन ऑफ द टॉप चॉइसेस थी इसमें और सिलेक्शन में। और इसमें जो चैलेंजेस हैं वो और किसी सर्विस से बिल्कुल हटके हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू डे और हर दिन के नए चैलेंजेस होते हैं कि जिसमें आपको अपने आप को बिल्कुल डट के और बिल्कुल अलर्टनेस के साथ ड्यूटी करके और अपना सही राइट डिसीजन मेकिंग के साथ आप फील्ड पे। और ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप जस्टिस आप तुरंत पब्लिक को दिला सकते हैं। सर, आईपीएस ऑफिसर बनना या फिर कहें कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। एक तरह से कहें कि तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है, युवाओं का सपना होता है, लेकिन वो पास नहीं कर पाते हैं, आ नहीं पाते हैं। कितनी मेहनत लगती है, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे काफ़ी मेहनत लगती है। मतलब मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो मेरे पास सिर्फ 6 ही महीने बचे थे। फिर उसमें मैंने बहुत जहाँ तक मेरे को याद है उसमें 16 घंटे तो लगभग पड़ता ही था, इससे ज़्यादा भी पड़ता था कहीं। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस मतलब एवरीथिंग अंडर द सन इज़ लाइक द सिलेबस इन दिस एग्ज़ाम। तो इसलिए मतलब आपको क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, क्या राइटिंग स्किल्स हैं, और हर स्टेज की प्रिपरेशन है। ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर गए तो मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू है। तो हर स्टेज की प्रिपरेशन एक अलग डायनामिक प्रिपरेशन है। तो सबसे करते हुए और सबको समझते हुए काफ़ी स्मार्टनेस और काफ़ी हार्डवर्क एग्ज़ाम डिमांड करता है। सर, राजस्थान से आते हैं, राजस्थान से काफी सारे आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं। क्या उनमें से कोई प्रेरणा रही आपकी जिसके बाद आप इस प्रोफेशन में आए? हाँ, राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में जैसे कि हम जब छोटे थे तब भी ज़िले में एसपी और डीएम का रहता ही था, आज भी रहता है कि उन पे हर कोई ज़िले में यही दिखता है कि वो इंस्पिरेशनल फिगर भी होते हैं, आज भी ये है वहाँ पे। और तो लगता है कि आप इन पद पे रह के आप मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों में पहुँच के। और इसमें आप खुद अपनी राह तय करते हो, आप कितनी लोगों की मदद कर सकते हो, कितना मेहनत कर सकते हो और सब किस तरह से पब्लिक का बेनिफिट कर सकते हो। तो निश्चित तौर पे ये एक इंस्पिरेशन रही कि कैसे आप एक सोसाइटी को जैसे विजुलाइज करना चाहते हो, एक जैसे सोसाइटी में चाहते हो कि कैसे अच्छे से अच्छे बने,
वो इन सर्विसेज में रह के आप उस पद पे उस पद पे आप कोशिश कर सकते हैं। आप इस समय जिस डिस्ट्रिक्ट में सर्व कर रहे हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिस्ट्रिक्ट है कि काफ़ी सारे सेंसिटिव एरियाज में आते हैं। कुछ समय पहले साल 2020 में दंगे हुए थे, राइट्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, काफ़ी ज़्यादा हाइप हुआ और उस समय डीसीपी जो शादरा यहाँ पे होते थे वो बुरी तरह से सीरियसली इंजर्ड हुए थे। आपको क्या लगा जब आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई? कुछ चैलेंजेस आपके मन में थे कि हाँ ये सब हो सकता है, ऐसा कुछ इसके लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लानिंग थी आपके मन में? देखिए, पुलिस वाले को हमेशा ही चैलेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ता है और रहना चाहिए भी, क्योंकि मतलब अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस कभी भी आ सकते हैं। अमित सर मेरे काफ़ी अच्छे मेंटर भी रहे हैं, वो पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी थे, मैंने ही उनसे कार्यभार संभाला, उससे पहले भी मेरे को टाइम टाइम पे गाइड करते रहे। वो एक मोमेंट में जो हादसा हुआ, सर उससे अब आज भी उभर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलिस वाले को एक एज अ लीडर आप एक पूरी फोर्स को लीड कर रहे हो, तो आप इन सब चैलेंजेस से पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। यू हैव टू लीड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट एंड यू हैव टू बी ऑलवेज इन द फ्रंट। और उनको, क्योंकि पुलिस में डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट टाइम पे राइट डिसीजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड पुलिस ऑफिसर। सर, एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स का जो जूनियर पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं या फिर कहें आपके सबॉर्डिनेट जो हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, क्योंकि मेन काम तो फील्ड में वही लोग करते हैं, उनके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए या उनसे कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए क्या कुछ करते हैं आप और क्या कुछ करना चाहिए ताकि उनको ऐसा कुछ फील ना हो? देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर तो ये रहता है कि हर इंसान का बेसिकली जो सही है उसके साथ सही है, जो मेहनती है उसके साथ उसको उस तरीके का रिवॉर्ड सिस्टम उसको क्रिएट करना कि उसका मोरल अप रखना कि जो उसने वो काम कर रहा है उसकी वैल्यू हो रही है, उसको प्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो उसको अचीवमेंट फील करानी है, ये एक ऑफिसर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। तो आपको को सही आदमी को सही जगह पोस्ट करना और उनसे सही तरीके से काम लेना और उनको मोटिवेट करके रखना, उनका मोरल बूस्ट करके रखना, उनको सही टाइम पे बैक करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ पुलिस लीडर। और यही चीज़ करते रहने से और समय समय पे उनको शाबाशी देना और उनके साथ इंटरेक्ट करना। साथ ही साथ पुलिस में एक पहलू जो हम मिस आउट कर देते हैं वो पर्सनल लाइफ का होता है। तो क्योंकि मतलब पुलिस में जो ड्यूटीज़ होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, उनको काफ़ी वो परिवार से वो कट के रहते हैं, तो इस वजह से इश्यूज़ रहते हैं, तो उसको टाइम टाइम पे रिजॉल्व करना और उनके मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट को भी देखना, ये भी एक पुलिस लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, 2012 से लेकर अब तक करीब 11 साल का समय बीत चुका है। आपने एसीपी के तौर पे ज्वाइन किया था, कल्याणपुरी में आपने सर्विस दी, वहां से लेके अब तक बीच में क्राइम ब्रांच पे भी आप रहे। क्या क्या आपने पड़ाव देखे? अगर हम डिफरेंशिएट करें तो किस तरीके से कर पाएंगे कल्याणपुरी से लेके क्राइम ब्रांच और फिर आज एसीपी शादरा? पुलिसिंग जब से जैसे मोबाइल सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं, सीसीटीवी सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं, पहले जो पुलिसिंग होती थी उसमें ये होता था कि बीट वाला मैनुअल इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा काम करता था और वो अपनी उस मैनुअल इंफॉर्मेशन से क्रिमिनल्स को पकड़ के ले आता था, और उसको मतलब कुछ लोग बिल्कुल ही धुरंधर माने जाते थे कि इसकी इंफॉर्मेशन इतनी सॉलिड है और ये उस आदमी को पहचान सकता है। जैसे जैसे सीसीटीवीज़ ने पुलिसिंग में बहुत बदलाव किया, एक जो पुलिसिंग सिस्टम जो प्योरली जो इंटेलिजेंस बेस्ड होते थे, अब वो टेक्निकल और इंटेलिजेंस का फैक्टर तो रहा ही है, लेकिन टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं पुलिसिंग में, जैसे कि डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हो गई, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो गई, और साथ ही साथ आईपी एड्रेसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो गई, वो सब चेंजेस आ रहे हैं। और अब जो साथ ही साथ एक एविडेंसेस, जैसे पहले जो एविडेंसेस ज़्यादातर जो कि बयानों में होती थी, अब उसको दूसरे तरीके से फॉर्म में भी उनको प्रॉपर डिजिटल तरीके से सीज किया जा रहा है, फॉरेंसिक असिस्टेंट सीज कर रहे हैं, तो एविडेंसेस निश्चित रूप से उभरी हैं, सीसीटीवीज़ की एविडेंसेस केस फाइल्स पर आ रही हैं। तो इस तरीके से एक पुलिसिंग जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग से अब और एक डिजिटल एविडेंस और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन बेस्ड पुलिसिंग पे मूव कर गई है। सर, आपने क्राइम ब्रांच में सर्व किया, उसके बाद आप सीधा डीसीपी शादरा आपकी पोस्टिंग हुई। क्राइम ब्रांच का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको किस तरीके से काम आ रहा है? क्राइम ब्रांच में आप जो केसेस होते हैं उनको आप इन डेप्थ आप सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि राइट्स के केसेस हो गए, और साथ ही साथ आपको जो गैंग्स के बारे में पता चलता है कि अगर कुछ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं तो कहाँ से उनका क्या सोर्स है, किस तरफ से क्या सप्लाई होता है, कहाँ कहाँ जो है हॉटस्पॉट्स हैं क्राइम के, कहाँ कहाँ जो रिसीवर्स हैं, या तो वो सब नेटवर्क्स की आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है क्राइम ब्रांच में।
और साथ ही साथ लॉ की और लीगल एस्पेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, जो कि डेफिनेटली आपको फील्ड पुलिसिंग में हेल्प करती है। और जो जहां आपको मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना पड़ता है, वहां पे आप एट वंस उसको माइंड अप्लाई करके केस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो सर एक सवाल मुझे याद आया, जब आप डीसीपी क्राइम का आपको कार्यभार दिया गया था उस समय राइट्स का केस, जो जहांगीरपुरी में राइट्स हुए थे वो केस हुआ था और उसके बाद तुरंत आपको वो काम दिया गया था। तो वो केस किस तरीके से आपने सॉल्व किया था? काफी सारे लोग पकड़े थे उसमें। हाँ, निश्चित तौर पे उस चैलेंजिंग केस था। नॉर्थ ईस्ट राइट्स के बाद दिल्ली में वो बिगेस्ट राइट केस था, उसके बाद में जहांगीरपुरी राइट्स। तो इसमें हमने प्योरली एविडेंस बेस्ड हमने पूरा काम किया। इवन कोर्ट्स ने भी हमारे सारे एविडेंसेस को माना और किसी को भी उस टाइम बेल नहीं होने दी। और पूरा का प्योरली हमने बहुत मैसिव लेवल पे हमने सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए, आईपीडीआर्स कलेक्ट किए, फ़ोन्स कलेक्ट किए, उनका डेटा एनालाइज किया और उनको पूरा कनेक्ट करके हमने एक अच्छी चार्जशीट हमने बाद में प्रोड्यूस करी। और इसमें और हमारी बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन रही। सर जमाना जो है वो काफी तेजी से बदल रहा है। पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस पे हमको, जैसे आपने बताया अभी, उस पर काफी ज्यादा हमको रिलाई होना पड़ता था, लेकिन आज एआई तक हम पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस लगातार काफी एडवांस हो रही है और इंडिया में कहते हैं कि सबसे ज्यादा एडवांस पुलिस दिल्ली पुलिस है। क्या कुछ लगता है आपको इस समय दिल्ली पुलिस किस लेवल पर है, किस तरीके से काम हो रहा है डिजिटल और हम साइबर की बात अगर हम करें तो? अभी जैसे हम ऑन द वर्ज हैं स्मार्ट सिटी स्टार्ट होने में, फेज़ 1 जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद काफ़ी सारे डेटाबेसेस से मैचिंग हमें, आज भी हमारे पास कई सारे डेटाबेसेस हैं जिनसे हमें कई तरह की हमें मैचिंग की सुविधा है, जो हम केस वाइज ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद हमें एक रियल टाइम सिस्टम मिल जाएगा जिसमें हम इमीडिएटली जो डेटा हमारे जो क्राइम रिलेटेड डेटा है या कोई सस्पेक्ट रिलेटेड डेटा है, उसको रियल टाइम फैच कर पाएंगे और ये भी देख पाएंगे कि उसकी अकरेंस कहाँ कहाँ हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अभी एक शुरुआती दौर पे है। काफ़ी आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी सिस्टम्स में, पुलिसिंग में ही नहीं, बाकी सारे सिस्टम्स में भी यूज़ होने वाली है। इसके मॉडल्स डेवलप होंगे और साथ ही साथ जो एनहेंसमेंट है जो पुलिसिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमारे जो डेटाबेसेस पे करे जाएंगे और ताकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेटर हो सके। सर साइबर के काफी सारे केसेस इन दिनों हम देखते हैं, क्योंकि क्राइम का जो कहते हैं कि एक पहले क्राइम अलग लेवल का होता था, आजकल क्राइम जो है अलग तरीके से किया जाता है, कंप्यूटर पर, मोबाइल से। साइबर के केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं, साइबर क्राइम्स के। तो आपने भी काफी सारे केसेस रिसेंटली वर्कआउट किए हैं। ये इन केसेस को आप कैसे देखते हैं? कितना मुश्किल होता है ऐसे में क्रिमिनल तक पहुंचना? बेसिकली आने वाले टाइम में साइबर केसेस, जो मेरा एनालिसिस है, और बढ़ेगा, क्योंकि हम हर जगह अपना डेटा बहुत ही अनसिक्योर तरीके से बांट रहे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आप अपना नंबर तुरंत दे देते हैं। कहीं पे भी आप रजिस्टर करते हैं मोबाइल ऐप्स पे वगैरह, अपना नंबर को इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देते हैं और ये नहीं देखते कि उस ऐप ने उसने क्या परमिशंस ली हैं। तो आजकल जो हम साइबर क्राइम देख रहे हैं वो कई सारे मोडस ऑपरेंडी बेस्ड गैंग्स हैं, जो कि आपको पता ही है। जैसे जामतारा सुनते थे ट्रेडिशनली, मेवात हो गया, वेस्ट बंगाल से हो गया, झारखंड से हो गया, कई जगह से क्राइम इमिनेट हो रहा है। और अब ये हो रहा है कि मतलब इसमें कई तो फेक ऐप्स भी बनाने लगे हैं कि बस जैसे पेटीएम जैसी ही ऐप दिखेगी आपको, आपसे बोलेंगे कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, बोलेंगे कि आपका ब्लॉक हो गया पेटीएम, और आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। आपको ये नहीं पता कि वो ऐप एक फेक ऐप, जो कि रियल ऐप को जैसे रिजेंबल करती हुई ऐप है। तो लोग आज के टाइम में ये डिफ्रेंशिएट करना भूल गए कि क्या सही है क्या गलत है। और ख़ास तौर से जब ये युवा पीढ़ी के लिए मुश्किल है, तो हमारी जो ओल्ड एज पीढ़ी है उसके लिए तो और भी मुश्किल है। तो ये चैलेंजेस बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे सब सिटीजन्स को इन सब चीज़ से अवेयर रहना पड़ेगा और सबको अपना जो बैंक अकाउंट वाला जो नंबर है उस पर ऑनलाइन एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करके रखनी पड़ेगी। सर एक बड़ा यहाँ पर हम लोग सवाल लगातार उठता रहा है महिला सुरक्षा को लेकर के और सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा को लेकर के। अभी रिसेंटली आपने भी केस वर्कआउट किया है कृष्णा नगर वाला, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी का मर्डर कर दिया गया था। इस तरह के केसेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर वुमेन सिक्योरिटी को किस तरीके से आप आगे करना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग? वो एक अनफॉर्चुनेट केस था। अब क्योंकि वो सब टीचिंग प्लेटफॉर्म से उन्होंने टीचर हायर किया था जिसने विश्वास भी जीत लिया और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट करी। तो महिला सुरक्षा का यही है कि मतलब सबसे पहले तो रिपोर्टिंग फास्ट हो। कोई भी छोटी से छोटी, जैसे हमारे सशक्ति प्रोग्राम में मैं गया था अभी, एक 10 दिन का जिसमें प्रोग्राम था, तो मतलब विमेन सबसे पहले तो दे शुड फील एनकरेज टू रिपोर्ट अबाउट क्राइम।
काफ़ी, क्योंकि हमारी एक पुरुष प्रधान सोसाइटी जो ट्रेडिशनली रही है, तो लोग पहले लड़की जो होती है वो क्राइम रिपोर्ट करने से ही कतराती है, और वो इस स्टेज पे पहुंच जाती है जब वो काफ़ी देर हो जाती है कि उसको क्राइम रिपोर्ट करने में, जिसका जो एक्यूज्ड है उसका वो फ़ायदा उसको उसको फ़ायदा मिलता है। तो एक सही टाइम पे क्राइम को रिपोर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद रिपोर्ट करने के साथ साथ फिर साथ में आपको ये भी देखना होगा कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विक्टिम को ऐसा ऑस्ट्रेसाइज्ड फील होता है, कि अशेम्ड फील होता है, वो फील ना करें, कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट करें। और जो हमारी जो महिला सशक्ति की जो दिल्ली पुलिस की पहल है उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि हम सब मिल के ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है इसको कम कर सकें और इसको धीरे धीरे इरेडिकेट कर सकें, और वुमेन शुड फील एम्पावर्ड अबाउट। सर, महिलाओं पर भी साइबर अटैक्स होते हैं। भी रिसेंटली काफी सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें महिलाओं पर साइबर अटैक्स हुए और उनकी आइडेंटिटी को रिवील किया गया, उनसे दोस्ती करके उस तरह के केसेस भी सामने आए हैं। तो ऐसे में महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो सचेत रहें? हाँ, वो कोई भी किसी भी अननोन पर्सन को भी फ्रेंड ना करें सोशल मीडिया साइट्स पे, जहाँ पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और बेसिकली ये है कि अगर आपने कोई रिलेशनशिप में भी हैं तो अपना प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन करें, और अपने आप को कभी भी वल्नरेबल फील ना करें। और जब भी कुछ ऐसा उनको लगता है, इश्यू लगता है, तो ज़रूर रिपोर्ट करें। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जो एज ए पुलिस पर्सन मेरे को जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज लगते हैं वो बेसिकली ऑनलाइन गैम्बलिंग लगते हैं। कई लोग इससे एडिक्ट हो गए हैं, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिए हैं। तो ऐसी कोई भी ऑनलाइन एडिक्शन ना पालें कि जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सके इन फ्यूचर में। और साथ ही साथ नशा कितना भी फैशनेबल हो, अगर नशे की एक बार लत लग जाएगी तो नशे से आदमी को ज़रूर डैमेज होता है, और उसको, क्योंकि वो एक आदमी को उस लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ उतना ही नशा लेने पड़ता है। इस तरीके से जो साइकोलॉजी है उस आदमी की बिगड़ जाती है, उसका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग खराब हो जाता है। तो नशे से भी दूर रहें, और ये ऑनलाइन जो हम ज़्यादा आजकल डिजिटल ऑनलाइन वर्ल्ड में आ रहे हैं इसको भी अपना संतुलित करके रखें। सर, हमारा जो देश है वो एक धर्म प्रधान देश है। कह लीजिए कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग समुदायों के बीच में सामंजस्य बैठा रहे, सौहार्द बना रहे, उसको लेकर के किस तरीके से आप लोग लगातार कार्यरत रहते हैं? दिल्ली पुलिस इसमें अच्छे से सब कार्य करती रहती है। जो भी हमारा प्रोसेशन है, जिसके लिए जो भी कोई भी रिलीजियस अरेंजमेंट है, उससे पहले हम पीस कमेटी मीटिंग करते हैं ताकि कोई भी फ्रिक्शन ना रहे सोसाइटी में। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर्स के साथ पूरा टाई अप करके जो भी उनका प्रोग्राम है उनको ऑर्गेनाइज कराते हैं, और उनको प्रोपोर्शनेट हम लॉ एंड ऑर्डर हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करते हैं। सर, राजनीति.com के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की पहल हम लोग कर रहे हैं लगातार? मैं राजनीति.com को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, उनके ओनर्स मनोज कुमार अग्रवाल और मोहित क्वात्रा, इनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ऐसे ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे एक युवाओं को कुछ संदेश मिल सके और देश में और एक बेटर हम सोसाइटी क्रिएट कर सकें, इसके लिए बहुत अच्छी पहल है। थैंक यू सर।